सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मैच्योर के बारे में। ये कहानी है सीआईए के एक डिकोडर की, जिसे अपनी पत्नी का बदला लेना है। और जब एक ब्रिलियंट दिमाग वाला किसी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाए तो फिर उसे दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। कहानी की शुरुआत होती है और हम चार्ली हेलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी अपने गैराज में है। चार्ली पेशे से एक डिकोडर है और वो सीआईए के लिए काम करता है। अभी वो एक प्लेन को ठीक कर रहा है जिसे उसकी पत्नी ने उसके बर्थडे पे दिया था। उसकी पत्नी का नाम है सेरा। सेरा से वो बहुत प्यार करता है। जो भी चीज वो उसे देती है उस चीज को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सेरा आती है, तब हमें पता लगता है कि वो मीटिंग के लिए लंदन जा रही है। वो चार्ली को भी कहती है कि वो भी साथ चले, मगर चार्ली के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सीआईए का इतना सारा काम उसे पूरा करना है। थोड़ी देर के बाद सेरा निकल जाती है और चार्ली भी निकल पड़ता है सीआईए के हेडक्वार्टर जाने के लिए। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है, बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को उसे फॉलो करना पड़ता है। हम हर जगह कैमरे को देखते हैं जो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहे हैं। फिर वो जाकर के बैठ जाता है अपने डेस्क पे। जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, हम एक संदेश को देखते हैं जो एक आदमी भेज रहा है। जिस तरीके से चार्ली उसे मैसेजेस भेजता है, हमें पता लगता है कि ये लोग सालों से बातें कर रहे हैं। इस आदमी ने फिर से कुछ क्लासिफाइड जानकारियां भेजी हैं चार्ली के पास, और इस बार वो उसे वार्न करता है कि ये जानकारियां बहुत ही अहम है। इस जानकारी की वजह से सीआईए भी तकलीफ में आ सकती है। मगर चार्ली इन बातों पे ध्यान नहीं देता और वो डेटा को निकालने में लग जाता है। मगर ये डेटा इनक्रिप्टेड है, इसे निकालना इतना आसान नहीं होने वाला। चार्ली एक ब्रिलियंट आदमी है, मगर वो भी इन चीजों को नहीं समझ पाता। फिर वो चला जाता है लंच करने के लिए और लंच के बाद वापस आकर के फिर से लग जाता है काम पे। तभी सेरा का उसके पास फोन आता है और सेरा कहती है कि मैं लंदन पहुंच चुकी हूँ। चार्ली कहता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें ही ट्रैक कर रहा था। इतना कहने के बाद वो फोन काट के फिर से काम में लग जाता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे सारे के सारे डेटा को इनक्रिप्ट करना है। मगर जब रात होने के बाद भी वो इस काम को पूरा नहीं कर पाता, तब वो जाता है मेन सर्वर रूम में, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो ज्यादा एडवांस है और कहीं उसकी मदद से वो जल्दी से डेटा को डिकोड कर सके। और कुछ देर की मेहनत के बाद वो डिकोड कर भी लेता है। तब उसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद वो शॉक हो जाता है कि थोड़े समय पहले गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग की थी और एक ड्रोन से भेज करके बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, जिसमें तकरीबन 150 लोग मारे गए थे। मगर उस पूरी बात को दबा दिया गया और इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था चीफ मूर। मूर कोई और नहीं बल्कि चार्ली का बॉस है। मगर अब इन सारी जानकारियों को जानने के बाद भी चार्ली इन सब में नहीं पड़ना चाहता। वो चला आता है घर पे और घर आते ही कांटेक्ट करने की कोशिश करता है सेरा से, मगर वो कॉल नहीं उठाती। तब वो उसे मैसेज भेज करके सो जाता है और सुबह सुबह फिर से पहुंचता है सीआईए के हेडक्वार्टर। तब वो देखता है कि मूर यहाँ पर पहले से आया हुआ है। वो चार्ली को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लेकर के जाता है डायरेक्टर के ऑफिस में उसे, जिसका नाम है ओब्रायन। ये दोनों चुपचाप खड़े हैं। चार्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब ओब्रायन बताती है कि हाल ही में हमें खबर मिली है कि लंदन में टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ पर 4 आतंकवादी आए थे। उन लोगों ने कुछ लोगों को बंधक बनाया और उन्हें मार दिया। उनमें तुम्हारी पत्नी भी शामिल थी। इस बात को सुनने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब ये लोग क्लिप्स दिखाते हैं कि कैसे वो 4 आतंकवादी घुसे थे बिल्डिंग के अंदर और एक एक करके लोगों को हॉस्टेजेस बनाने लगे थे, और अंत में उन लोगों ने सेरा को मार गिराया। अब पूरी तरीके से चार्ली टूट चुका है। उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। वो अपने आप को संभालता है और आने लगता है घर पे। तभी वो देखता है कि उसके घर के सामने सारे के सारे मीडिया वाले भरे पड़े हैं जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मगर वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता। तब उसका एक दोस्त उसे लेकर के जाता है अंदर, मगर चार्ली अब बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा। अगले दिन जाते ही वो मिलता है मूर से। यहाँ पर एक एजेंट भी है जिसका नाम है केले। वो सबको कहता है कि ये चीज जितनी आसान नजर आ रही है उतनी आसान नहीं। जिस होटल में ये हादसा हुआ वहाँ पर आतंकवादियों का घुसना इतना आसान नहीं था। बहुत सारे सिक्योरिटी वाले वहाँ पर होते हैं। मूर कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, हम ऑलरेडी इस मिशन पे लगे हुए हैं। जल्दी हम उन आतंकवादियों को पकड़ लेंगे, तुम चिंता मत करो। इतना बोल करके वो उसे वापस भेज देते हैं। तब वो आता है एयरपोर्ट पे और वहाँ पर उसे सेरा की लाश मिलती है और सारा का सारा सेरा का सामान भी। घर आने के बाद वो जैसे ही बैग को खोलता है, अंदर उसे एक गिफ्ट मिलती है जिसे देख करके वो फूट फूट के रोने लगता है। सेरा ने ये गिफ्ट उसके लिए खरीदा था। चार्ली की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही। वो अपने आप को नहीं रोक पाता और चला जाता है सीआईए के हेडक्वार्टर में, और वहाँ जाने के बाद होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक करता है और उसके साथ साथ होटल के बाहर वाले कैमरों को भी। उसने सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया है। अगले ही दिन वो पहुंच जाता है मूर के पास और सारी चीजों को एक्सप्लेन करने लगता है क्लिप्स दिखा करके कि वो 4 आतंकवादी कैसे घुसे थे होटल के अंदर। वो लोग एक सर्विस व्हीकल में आए थे और ये चारों के चारों प्रोफेशनल हैं। उन्हें पता था कि फिंगरप्रिंट्स को कैसे मिटाया जाए। उन लोगों ने कहीं कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। वो यहाँ पर किसी को भी मारने नहीं बल्कि एक मीटिंग के लिए आए थे, मगर उनकी मीटिंग ठीक से हो नहीं पाई। तब उन लोगों ने गोली चलाया और एक गार्ड को मार दिया और दूसरा गार्ड वहीं पर बेहोश हो गया। इस चीज को देखने के बाद सिक्योरिटी वालों ने अलर्ट जारी कर दिया और पुलिस वालों को भी बुलाया।
तब ये लोग भागने की जल्दी में लग गए और इन्हें लगा कि अब सारे लोग इन्हें पकड़ ले। तब उन लोगों ने लोगों को पकड़ के हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया। सेरा पर उनकी नजर इसलिए पड़ी क्योंकि वो लोगों की मदद कर रही थी ताकि वो सही सलामत यहाँ से भाग जाए। तब उन लोगों ने सेरा को पकड़ लिया। वो अंदर चिल्ला भी रहे थे। मेरे पास उनके वॉइस सैंपल हैं। मैंने हर जगह उनके वॉइस को मैच करवाना शुरू किया और अब मुझे पता है कि वो चारों कौन है। मैंने फेशियल एनालिसिस भी किया। पहला बंदा है मिशिका जो मॉस्को से है, और दूसरा बंदा है लॉरेंस जो पहले साउथ अफ्रीका स्पेशल फोर्सेस में था, और तीसरा बंदा एक प्रोफेशनल किलर है जिसका नाम है हॉर्स्ट, और चौथी एक लड़की है जो पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करती थी जिसका नाम है ग्रेशन। मगर इन सारी बातों को सुनने के बाद भी मूर और केलेब कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते। तब वो समझ जाता है कि इनके बारे में ये लोग पहले से ही जानते हैं, मगर ये लोग कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। जब वो इनसे इस बारे में बात करता है तो वो कहते हैं कि हम इस काम पे लगे हुए हैं। मगर अब चार्ली का भरोसा उठते जा रहा है CIA से। वो खुद से सारी चीजों को करेगा अब। लेकिन मूर उसे कहता है कि तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए थेरेपी लेने के लिए, तभी तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो पाएगी। वो उसे भेज देते हैं थेरेपिस्ट के पास। मगर अब चार्ली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अगले दिन वो एक चिप को चुरा करके लाता है अपने ID कार्ड में और क्लासिफाइड रूम में जा करके सारे के सारे डेटा का प्रिंट आउट निकालता है। फिर रात में चला जाता है एक बार में शराब पीने के लिए, मगर बार बार वो एक मशीन की तरफ देख रहा है। अगले दिन वो जैसे ही हेडक्वार्टर में दाखिल होता है सीधा पहुंचता है मूर के पास। अब तक मूर ने जितनी भी काली चीजें की हैं वो सारी चीजों का काला चिट्ठा उसके सामने रख देता है। वो बताता है कि मूर की वजह से कितने सारे मासूम लोगों की जान गई है। वो उसे सिर्फ एक ही शब्द कहता है कि अगर तुम लोगों ने जल्दी से उन चारों को नहीं मार गिराया तो मैं इस डेटा को भेज दूंगा डायरेक्टर के पास, फिर तुम सारे के सारे सस्पेंड हो जाओगे। और अगर तुम लोग इस बारे में सोच रहे हो कि मुझे मार करके सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने पहले ही डेट स्विच को एक्टिवेट कर दिया है। अगर हर एक 5 घंटे के बाद मैंने सिस्टम में डेटा को डिकोड नहीं किया तब ये सारी की सारी जानकारी दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स के पास चली जाएगी। फिर तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। अब मेरी शर्त सुनो, मुझे CIA की पूरी फील्ड ट्रेनिंग चाहिए। उसके साथ साथ मुझे फेक पासपोर्ट चाहिए और बंदूकें भी चाहिए, और उसके साथ साथ मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे CIA की असिस्टेंस भी चाहिए। मूर और केलेब एक दूसरे को देखते हैं और मान जाते हैं। तब चार्ली आता है बाहर, और बाहर आते ही वो उल्टी करने लगता है क्योंकि अब तक उसने अपने आप को अंदर से रोक करके रखा था। जो चीज उसने की है वो बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं है। अंदर केलेब मूर से कहता है कि शायद वो झूठ बोल रहा था, उसने किसी भी डेट स्विच को एक्टिवेट नहीं किया। मूर कहता है कि चार्ली CIA के सबसे चालाक लोगों में से एक है। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो हम भरोसा नहीं कर सकते। वो जैसा बोलता है हमें करना पड़ेगा। मगर सबसे पहले इस बात को पता लगाओ कि उसे वो सारा का सारा डेटा मिला कैसे और उसका प्रिंट आउट वो कैसे लाया। अब सारी जगह को ये लोग खंगालने लगते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर किसी भी ड्राइव को लेकर के घुसना इम्पॉसिबल है। कोई भी किसी भी डेटा को लेकर के बाहर नहीं जा सकता। जब ये लोग सारी चीजों को स्कैन करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि चार्ली ने यहाँ पर एक मास्टर चाल चली थी। वो एक मैग्नेटिक डिवाइस को लेकर के आया था जिसे कोई भी स्कैन नहीं कर पाया। अब ये लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं और हर जगह की फुटेजेस को देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि एक बार में कल वो 2 बार गया था। जब ये लोग बाहर के फुटेजेस को देखते हैं तब इन्हें पता लगता है कि वो किसी मशीन की तरफ देख रहा था। जैसे ही केलेब मशीन के पास जाता है उसे अंदर से एक CD मिलती है जिसे ये लोग निकाल करके अपने पास रख लेते हैं ताकि उसे डिकोड कर सके। दूसरी तरफ चार्ली पहुंच जाता है ट्रेनिंग फैसिलिटी में। तब उसकी मुलाकात होती है कर्नल हेंडरसन से जो उसे ट्रेनिंग देने वाला है। सबसे पहले ये लोग बंदूक चलाने से शुरुआत करते हैं, मगर चार्ली का निशाना बहुत खराब है। वो बिल्कुल भी गोली नहीं चला पाता। वो नजदीक जाने लगता है टारगेट के, फिर भी गोली नहीं चला पाता। मगर जैसे ही बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है वो इसमें सबसे माहिर साबित होता है। अब तक उसकी नई आइडेंटिटी बना दी गई है और हेंडरसन उसे ट्रेनिंग दे रहा है कि कोई उसे कितना भी टॉर्चर करे वो कभी भी अपनी असली आइडेंटिटी ना बता पाए। वो हर बार झूठ कैसे बोलेगा। उसका नया वाला पासपोर्ट भी प्रिंट हो जाता है। रात में हेंडरसन जाता है उसके पास और कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम कातिल नहीं हो और किसी को नहीं मार पाओगे। तब चार्ली सिर्फ इतना कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इस बात को सुनने के बाद हेंडरसन उसे बंदूक देता है और कहता है कि मेरे छाती पे निशाना लगाओ, मगर चार्ली ऐसा नहीं कर पाता। वो बंदूक नीचे कर देता है। दूसरी तरफ CIA की पूरी टीम लगी हुई है कि वो लोग उस CD को डिकोड कर सकें। फाइनली उन्हें पता लगता है कि चार्ली ने किसी भी डेट स्विच को एक्टिवेट नहीं किया है, बल्कि वो CD इसलिए उसने छोड़ी है ताकि वो इनके सिस्टम में बग डाल सके। अब ये लोग पहुंचते हैं प्रिंट आउट वाले सारे डेटा के पास। वहां जाकर के देखते हैं कि उसके नीचे भी उसने बग लगा करके रखा था। यानी अब तक वो उनकी सारी बातों को सुन रहा था। यानी अब तक चार्ली हमेशा ही इनसे एक कदम आगे चल रहा है। वो अपने ईयरपीस को फेंक देता है क्योंकि अब उसे इनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि CIA वाले अब उसके पीछे आएंगे, मगर वो निकल चुका है। वो ऑलरेडी फ्लाइट में है लंदन के लिए। तुरंत ये लोग हेंडरसन को उसके पीछे लगा देते हैं। मगर लंदन आने के बाद चार्ली सीधा निकल जाता है पेरिस के लिए क्योंकि उसे पता है कि ग्रेशन पेरिस में ही है। अब वो दिन रात उसका पीछा कर रहा है। उसे पता लग जाता है कि ग्रेशन कहाँ पे रहती है। जैसे ही वो रात में बाहर जाती है वो जाता है और YouTube से वीडियो देख करके उसके दरवाजे को खोल के चला जाता है अंदर।
वो पूरे घर की तलाशी लेता है और तस्वीरें भी लेता है हर जगह। जैसे ही वो एक ड्रॉअर को खोलता है, अंदर उसे एक बंदूक नजर आती है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले उसे एहसास हो जाता है कि ग्रेशन आ रही है अंदर। तब वो ऊपर जाकर के सीढ़ियों के पास बैठ जाता है ताकि ग्रेशन जैसे ही दरवाजे के पास आए वो सीधा उसके भेजे पे निशाना लगा सके। थोड़ी देर के बाद ग्रेशन चली आती है। वो सीधा चार्ली के निशाने पे है, मगर वो गोली नहीं चला पाता। तब वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है अपने आप से और गुस्से में आता है बाहर। वापस आने के बाद जब वो कमरे में सो रहा होता है, तब वो ग्रेशन के सारे फोटोज को देखने लगता है जो उसने घर पे खींचा था। तब उसे एहसास होता है कि ग्रेशन बार बार हॉस्पिटल जा रही है। सारे फाइल्स को ध्यान से देखने के बाद उसे ये भी पता लग जाता है कि ग्रेशन को एलर्जीज हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगले ही दिन वो पहुंच जाता है फूलों की दुकान पर और उसी फूल को लेता है जिससे एलर्जी है ग्रेशन को। तभी ग्रेशन पहुंचती है हॉस्पिटल। उसके ऊपर टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर चार्ली भी आ जाता है उन फ्लावर्स को लेकर के। जैसे ही डॉक्टर बाहर जाता है, डॉक्टर के वेश में वो चला आता है अंदर और जिस चेम्बर के अंदर ग्रेशन है वो उसे बाहर से लॉक कर देता है और उसके अंदर फूलों को भरना शुरू कर देता है। तब ग्रेशन चिल्लाने लगती है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही है। चार्ली उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी पत्नी पर गोली चलाई थी, अब मुझे बताओ कि होस्ट कहाँ पे है। अंदर से ग्रेशन चिल्ला रही है, उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही। तब वो फाइनली चेम्बर को खोलता है। अब ग्रेशन उस पर हमला कर देती है। दोनों लड़ रहे हैं। तभी चार्ली अपनी बंदूक निकालता है और ग्रेशन भाग करके आती है बाहर। वो भागते जा रही है और चार्ली उसका पीछा कर रहा है बंदूक के साथ। बाहर वो उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। तभी ग्रेशन टकरा जाती है एक कार से और गिर जाती है नीचे। चार्ली धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसका फोन लेकर के भागने लगता है यहाँ से दूर। घर आते ही वो अपने ऊपर से खून को साफ करता है और पैक करके निकल जाता है यहाँ से निकलने के। दूसरी तरफ मूर को पता लगता है कि ग्रेशन को मार दिया गया। उसे पता है कि चार्ली ने ही उसे मारा है, मगर वो ब्रैन कहती है कि कहीं कोई भी खबर नहीं आई। सबको लग रहा है कि वो एक्सीडेंट के कारण मरी है। दूसरी तरफ चार्ली पहुंचता है एक बार में शराब पीने के लिए ताकि वो भुला सके उसने पहली बार किसी को मारा है। तभी उसकी नजर पड़ती है हेंडरसन पे, जिसे देख करके वो भागने लगता है और पहुंच जाता है दूसरे बार, मगर हेंडरसन यहाँ भी उसके पीछे आ गया है। तब वो छुप जाता है बाथरूम में, मगर वो देखता है कि बाथरूम के अंदर कोई भी खिड़की नहीं है, यानी यहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता। तब वो चुपचाप चला आता है बाहर और हेंडरसन से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर ग्रेशन का फोन लेकर के भागे हो, मैंने उसके ही फोन को ट्रैक किया। तभी चार्ली फोन निकाल करके कहता है कि मैंने बॉम्ब लगाया है बाथरूम में। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और इस चीज का फायदा उठा करके चार्ली भाग जाता है। अब हेंडरसन देखता है कि ग्रेशन के फोन का ट्रैकर भी काम नहीं कर रहा। चार्ली निकलते ही कांटेक्ट करता है एक आदमी से और कार्गो प्लेन से निकल पड़ता है टर्की के लिए, जिससे वो सिस्टम पे बातें किया करता था। उसी से मिलने के लिए वो आया हुआ है टर्की। उसका नाम है इनकोलाइन, जिससे वो सालों से बात कर रहा है और सालों से जानकारियां ले रहा है। वो पहुंचता है एक होटल में। अंदर जाने के बाद वो संदेश भेजता है इनकोलाइन के नंबर पे। एक आदमी का फोन बजता है, तब वो बढ़ने लगता है आगे। तभी एक औरत आकर के उसे रोकती है और कहती है कि बाहर आकर के मुझसे मिलो। बाहर जब ये दोनों चलने लगते हैं, तब वो बताती है कि उसी का नाम इनकोलाइन है। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है और जाते समय पूरी कहानी बताती है कि मुझे पता है तुम्हारी पत्नी मारी गई है। 6 साल पहले मैं हैकर बनी थी, लेकिन मैं ओरिजिनल इनकोलाइन नहीं हूँ। मेरे पति इनकोलाइन हुआ करते थे। वो CIA के एजेंट थे और काम कर रहे थे रशियन एजेंसी में, ताकि CIA को जानकारियां दे सके। तभी उनकी मौत हो गई। सबका कहना है कि वो बिल्डिंग से गिर करके मरे थे, मगर सच्चाई कुछ भी हो सकती है। मैं जितनी भी चीजें कर रही हूँ मेरे पति ने ही मुझे सिखाया है। वो लोग पहुंच जाते हैं एक घर पे जो वीरान है। वो बताती है कि मैं भाग भाग के थक चुकी हूँ, पिछले 3 साल से मैं यहीं पर हूँ, ये सबसे सुरक्षित जगह है। अंदर आने के बाद वो पूरे सिस्टम को दिखा करके कहती है कि कभी भी यहाँ पर रशियंस आ गए तो मैं एक बटन से सारे के सारे डेटा को डिलीट कर सकती हूँ। अब ये लोग काम पे लग जाते हैं। वो कहती है कि मैंने सारी रिसर्च करके रखी है। तुम्हारा अगला टारगेट है होस्ट। होस्ट बड़े बड़े किलर्स को हायर करता है और उनसे मिशन करवाता है। तुम्हारा दूसरा टारगेट है लॉरेंस। लॉरेंस एक आर्म डीलर है, तो हम उससे बंदूकें खरीदने के बहाने मिल सकते हैं। और तीसरा टारगेट है मिश्का। उसे एक बुरी आदत है, वो जहाँ भी जाता है अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, तो उस तक तो पहुंचना आसान होगा। जब मिश्का के सारे फोटोज को ये लोग देखते हैं, इन्हें एक लड़की भी नजर आती है और फेशियल रिकॉग्निशन करने के बाद इन्हें पता लग जाता है कि ये लोग अभी स्पेन में है। तब ये लोग सारे के सारे होटल्स के CCTV फुटेजेस को चेक करने लगते हैं कि आखिर ये लोग कौन से होटल में रुके हुए हैं। दूसरी तरफ वो ब्रायन जा करके मिलती है मूर से। उसे कहती है कि अपने लोगों को भेजना बंद करो चार्ली के पीछे, कहीं वो उसे मार ना दे। मूर कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तब वो ब्रायन अपने काम पे लग जाती है और कहती है कि हेंडरसन को ट्रैक करो। इन्हें पता लग जाता है कि हेंडरसन अभी स्पेन में है। तब वो ब्रायन अपने लोगों को भी पीछे से भेजती है। तभी चार्ली भी पहुंच चुका है उसी होटल में जहाँ पर मिश्का रुका हुआ है उस लड़की के साथ। जब वो उसके पूरे दिनचर्या को देखता है, तब उसे पता लगता है कि मिश्का रोज स्विमिंग के लिए आता है और जहाँ पर वो स्विमिंग करता है वो पूल बहुत ही खास है, क्योंकि पूल के नीचे कुछ नहीं है,
पुल एक ब्रिज की तरह है 2 बिल्डिंग्स के बीच में, और ये एक परफेक्ट चीज हो सकती है चार्ली के लिए। वो आसानी से मिश्का को खत्म कर पाएगा। वो अपनी प्लानिंग में लगता है और एक डिवाइस को तैयार करता है। मगर अगले दिन वो जैसे ही लॉबी में आता है उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पे, जिसे देख के उसे एहसास होता है कि इस आदमी को शायद उसने पहले भी देखा है। वो समझ जाता है कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि हेंडरसन भी यहाँ पे आ चुका है। तभी इक्वलाइन उस आदमी को देख लेती है और फेशियल रिकॉग्निशन करने के बाद बताती है कि यहाँ पर एक CIA का एजेंट है। उसके साथ साथ वो हेंडरसन के बारे में भी बताती है। चार्ली को कहती है कि तुम्हें अपने मिशन को अबॉर्ट करना पड़ेगा। चार्ली कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो पहुंच जाता है पूल के पास जहाँ पर मिश्का स्विमिंग कर रहा है। उसके सामने जाकर के वो कहता है कि मुझे बताओ कि होस्ट कहाँ पे है, वरना पुल टूटेगा और तुम मरोगे। मिश्का इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और स्विमिंग करके आने लगता है बाहर। तभी वो बटन दबा देता है, पुल टूटता है और वो सीधा जाकर के गिरता है नीचे और उसकी मौत हो जाती है। तभी इक्वलाइन बताती है कि तुम्हारी तरफ हेंडरसन और वो CIA एजेंट्स आ रहे हैं, भागो यहाँ से। अब चार्ली भागने लगता है। हेंडरसन ने लगभग उसे पकड़ लिया है। तभी दूसरा एजेंट हमला कर देता है हेंडरसन पे। ये दोनों लड़ने लगते हैं। बहुत देर लड़ने के बाद वो एजेंट बंदूक निकालता है और मारने की कोशिश करता है हेंडरसन को, मगर हेंडरसन उसे पहले मार देता है। दूसरी तरफ मूर पहुंच जाता है ओब्रायन के पास। उसे पता है कि ओब्रायन ने भी अपने लोगों को भेजा था स्पेन। उससे पूछता है कि मुझे बताओ चार्ली कहाँ पे है। तब ओब्रायन सिर्फ होटल के बारे में बताती है। जब ये लोग सारे फुटेजेस को देखते हैं तभी इनकी नजर पड़ती है चार्ली के कान पे, जिसके अंदर ईयर पीस लगा हुआ है। तब ये लोग सारी चीजों को हैक कर लेते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। बातों से इन्हें पता लगता है कि यही इक्वलाइन है, लेकिन इनके हिसाब से इक्वलाइन एक मर्द है। तब ये लोग तुरंत समझ जाते हैं कि इक्वलाइन के मरने के बाद उसकी जगह उसकी पत्नी ने ले ली है। अब इन्हें बस इक्वलाइन को ढूंढना है। दूसरी तरफ चार्ली और इक्वलाइन चले आते हैं टर्की वापस और उसी घर में छुपे हुए होते हैं। इक्वलाइन ने यहाँ पर बहुत सारे बतखों को पाल करके रखा था। जब वो सब चिल्लाने लगते हैं वो उठ जाती है और कहती है कि शायद यहाँ पर आ गए हैं लोग हमें मारने के लिए। जैसे ये लोग कैमरे की वीडियो को देखते हैं इन्हें बहुत सारे सिपाही नजर आते हैं बाहर। इक्वलाइन तुरंत बटन दबा देती है कि सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाए। तब ये लोग भागते हुए बाहर आकर के बैठ जाते हैं एक कार में, मगर ड्रोन ने इन्हें देख लिया है। ये भागते जा रहे हैं और इनके ऊपर गोलियां चलती जा रही हैं। थोड़ी देर के बाद इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और इक्वलाइन घायल हो जाती है। तब चार्ली उसे दूसरी सीट पर बैठाता है और खुद गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। अब वो भागते हुए आ चुका है शहर की तरफ। एक पार्किंग में वो गाड़ी रोकता है और इक्वलाइन के माथे को चूम करके अलविदा कह देता है। उसे कैसे भी अपने मिशन को पूरा करना है। यहाँ से निकलते ही वो कांटेक्ट करता है लॉरेंस से कि उसे हथियार खरीदना है। तब लॉरेंस उसे बुलाता है रोमानिया। कुछ देर सफर करने के बाद चार्ली वहाँ जाता है और सबसे पहले अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके बर्लिन के CCTV फुटेजेस में डाल देता है, जिसे देखने के बाद CIA वालों को लगता है कि अभी चार्ली बर्लिन में है। वो अपने सारे सिपाहियों को वहाँ भेज देते हैं। दूसरी तरफ लॉरेंस आता है बताए हुए जगह पे। तब उसे सिर्फ एक फोन नजर आता है। जैसे ही वो फोन को पिक करता है चार्ली कहता है कि बगल में जो बॉक्स है उसे खोलो। लॉरेंस जैसे ही बॉक्स खोलता है वो कहता है कि अब हिलना मत, अंदर बॉम्ब है, अगर तुम हिले तो बॉम्ब फट जाएगा। अब चार्ली पीछे से आकर के कहता है कि मुझे बताओ होस्ट कहाँ पे है, अगर तुमने मुझे बता दिया तब मैं बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दूंगा। लॉरेंस कहता है कि मुझे पता नहीं, वो किसी समंदर के तट पे है शायद। वो हमेशा मुझे संदेश भेजता है और फिर मैं उसके पास जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना फोन फेंकता है चार्ली की तरफ। तब चार्ली फोन लेकर के निकल जाता है। उसके बाहर आते ही एक बड़ा धमाका होता है जिसमें लॉरेंस मारा गया है। तुरंत ये खबर मिलती है मूर को कि लॉरेंस मारा गया रोमानिया में। तब इन्हें समझ में आता है कि चार्ली ने इन्हें फिर से बेवकूफ बनाया है, यानी कि वो रोमानिया में ही था, ना कि बर्लिन में। दूसरी तरफ अब चार्ली पहुंच चुका है अपने आखिरी शिकार के पास। वो कोड को डिकोड करता है और उसे पता लग जाता है समंदर के तट के उस शिप के बारे में। वो शिप में जाकर के बॉम्ब लगा देता है। रात में वापस आकर के फिर अगले दिन वो जाता है शिप के पास। तभी उसके सर पे वो लोग मारते हैं और उसे लेकर के चले जाते हैं शिप के अंदर। आंख खुलने के बाद वो देखता है कि होस्ट उसके सामने है। होस्ट कहता है कि मैंने सबको देखा है, तुमने सबको मार दिया, मगर तुम एक कायर हो, तुमने किसी पर भी गोली नहीं चलाई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है। इतना कह के वो बंदूक देता है और कहता है कि मुझे तुम मार सकते हो बंदूक से, मगर चार्ली यहाँ पर भी गोली नहीं चला पाता। तब वो लोग हंसने लगते हैं। इसी बीच इन्हें एहसास होता है कि इनकी जहाज किसी और ही डायरेक्शन में जा रही। इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तब चार्ली कहता है कि मैंने तुम्हारे पूरे के पूरे जहाज को हैक किया है। अब तुम्हारा जहाज आ चुका है फिनलैंड की तरफ। जल्दी ही पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। और ऐसा ही होता है। फिनलैंड के सारे पुलिस वाले आकर के होस्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन हम ओब्रायन को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। वो बताती है कि उसने अपने ज्यादातर एजेंट्स को गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि वो CIA का डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि मूर और केलेब। उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। तभी हेंडरसन पहुंच जाता है चार्ली के पास। चार्ली उसे देख के डर जाता है, तब वो उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुम पे गर्व है, जिस स्मार्टनेस के साथ तुमने सारी चीजों को अंजाम दिया है। अब CIA तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी, तुम आजाद हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी केस नहीं है, अपने घर वापस आ जाओ। तब चार्ली आता है वापस। सबसे पहले वो जाता है सेरा के कब्र के पास, वहाँ घंटों बैठता है और वापस अपने घर आ जाता है। फिर वो उसी प्लेन में बैठ करके निकल जाता है जो उसे सेरा ने उपहार के रूप में दिया था, जिसे वो ठीक कर रहा था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।